हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने डीसी मोटर के विभिन्न प्रकारों के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। जितनी भी प्रकार की डीसी मोटरें थी उनके बारे में लास्ट के वीडियो तक हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीड कंट्रोल इन डीसी मोटर, यानी कि डीसी मोटर में गति नियंत्रण, अर्थात डीसी मोटर की गति को कम ज्यादा करना। क्या डीसी मोटर की गति को हमारी आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा करना ही क्या कहलाता है? गति नियंत्रण कहलाता है। लेकिन डीसी मोटर पर लोड का मान कम या ज्यादा करने पर, क्या डीसी मोटर पर लोड का मान कम या ज्यादा होने पर भी उसकी स्पीड के अंदर कमी या वृद्धि होती है। तो जब लोड का मान कम या ज्यादा होने के कारण उसकी स्पीड में जो परिवर्तन होता है वो तो कहलाता है स्पीड रेगुलेशन। क्या कहलाता है? स्पीड रेगुलेशन, या फिर हिंदी में बोले तो गति नियमन कहलाता है। अगर लोड के कारण लोड का मान कम या ज्यादा करने से उसकी स्पीड में परिवर्तन हो रहा है तब तो वो कहलाएगा स्पीड रेगुलेशन, यानी कि गति नियमन। लेकिन हमारी आवश्यकता के अनुसार, हम अपनी इच्छा के अनुसार उस डीसी मोटर की स्पीड को यदि कम या ज्यादा कर रहे हैं तो वो कहलाता है उसका गति नियंत्रण। तो एक तो होता है गति नियंत्रण और एक होता है गति नियमन। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। हमारी आवश्यकता के अनुसार यदि उसको कम ज्यादा कर रहे हैं तब तो कहलाएगा गति नियंत्रण, और यदि लोड के कारण उसकी स्पीड में परिवर्तन हो रहा है तो कहलाएगा गति नियमन। तो बात करते हैं अपन डीसी मोटर के अंदर गति नियंत्रण के बारे में। तो स्पीड कंट्रोल इन डीसी मोटर, यानी कि डीसी मोटर में, हिंदी में लिखे तो डीसी मोटर में गति नियंत्रण। तो गति नियंत्रण किसे कहेंगे? डीसी मोटर की गति को डीसी मोटर की गति को आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा करना, आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा करना तो क्या कहलाता है? गति नियंत्रण कहलाता है। गति नियंत्रण कहलाता है। डीसी मोटर की गति को आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा करना तो क्या कहलाता है? गति नियंत्रण। लेकिन लोड के कम या ज्यादा होने से, लोड के कम या ज्यादा होने पर, लोड के कम या ज्यादा होने पर डीसी मोटर की गति में होने वाला परिवर्तन गति नियमन, यानी कि स्पीड रेगुलेशन, गति नियमन यानी कि स्पीड रेगुलेशन कहलाता है। तो दोनों परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। गति नियंत्रण और गति नियमन में क्या फर्क है? गति नियंत्रण के अंदर तो हम चाहकर हमारी इच्छा के अनुसार मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा करेंगे। अगर हमारी इच्छा हो रही है मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा करने की और उसके कारण हम मोटर की स्पीड को परिवर्तित कर रहे हैं तो वो तो कहलाएगा गति नियंत्रण। लेकिन लोड के अंदर परिवर्तन होने से उसकी स्पीड में यदि परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है आपका गति नियमन या फिर स्पीड रेगुलेशन कहलाता है। अब देखिए, तो गति नियंत्रण की विधियां हम दो प्रकार की मोटरों में डिस्कस करेंगे। एक तो पढ़ेंगे सीरीज मोटर के अंदर गति नियंत्रण और दूसरी पढ़ेंगे शंट या कंपाउंड मोटर के अंदर गति नियंत्रण। देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये है शंट मोटर का डायग्राम। कौन सी मोटर का है? शंट मोटर का। शंट मोटर के अंदर ये है आर्मेचर वाइंडिंग और ये है फील्ड वाइंडिंग। इस फील्ड वाइंडिंग को इस आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस कारण ये जो मोटर है वो कौन सी मोटर कहलाती है? आपकी शंट मोटर कहलाती है।
आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है आपका RA, माना आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है RA, और इस फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो कितना है RSH। क्योंकि जो शंट मोटर होती है उस शंट मोटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम शंट वाइंडिंग के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अब यहां से इसको अपन सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं V। कितना सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं इसको V। सप्लाई वोल्टेज के कारण यहां पर जो करंट आएगी उसको बोलेंगे लोड करंट IL। ये लोड करंट IL यहां पर आते ही दो रास्तों के अंदर डिवाइड हो जाएगी। इसके अंदर जो करंट जाएगी वो तो जाएगी ISH, और इसके अंदर जो करंट जाएगी वो जाएगी IA। जब IA करंट और ISH करंट इस फील्ड शंट वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होगी तो इस शंट वाइंडिंग के अंदर इस ISH करंट के कारण एक चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, और इस शंट वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स में जब इस धारावाही आर्मेचर वाइंडिंग को रखा जाएगा तो आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर क्या लगेगा, एक घुमाव बल लगेगा, और उस घुमाव बल के कारण ये आर्मेचर क्या करेगा, आपका घूमेगा, अर्थात मोटर आपकी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर वाइंडिंग के जो चालक पदार्थ है इस शंट वाइंडिंग के फ्लक्स को क्या करेंगे, काटेंगे, और जैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग के चालक पदार्थ इस शंट वाइंडिंग के फ्लक्स को काटेंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, और जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसको हम जानते हैं बैक EMF या फिर पश्च विद्युत वाहक बल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये तो हो गई शंट मोटर के बारे में। अब हम इस शंट मोटर की गति को नियंत्रित करना चाहते हैं। तो देखिए डीसी मोटर के अंदर हमने स्पीड का, गति का हमको फॉर्मूला याद है कि डीसी मोटर के अंदर गति का सूत्र क्या होता है। तो डीसी मोटर के अंदर गति का सूत्र होता है N समानुपाती क्या होता है आपका EB/φ होता है। क्या डीसी मोटर में गति, डीसी मोटर में गति, तो डीसी मोटर के अंदर जो गति है उस N का सूत्र क्या होता है आपका, N बराबर होता है EB बटे होता है K इंटू फाइव। N बराबर क्या होता है, EB इंटू K इंटू फाइव। शंट मोटर के अंदर जो बैक EMF है EB, इसका फॉर्मूला क्या होता है, शंट मोटर के अंदर बैक EMF का फॉर्मूला होता है EB बराबर होता है V माइनस होता है IA इंटू RA। शंट मोटर के अंदर बैक EMF का फॉर्मूला EB बराबर होता है V माइनस IA इंटू RA। जब मैंने आपको शंट मोटर पढ़ाई थी तब समझाया था ये फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो शंट मोटर के अंदर जब EB बराबर V माइनस IA इंटू RA होता है तो ये जो गति का सूत्र है इसमें हम EB के स्थान पर V माइनस IA इंटू RA भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर V माइनस लिखेंगे IA इंटू RA बटे हो जाएगा K इंटू फाइव। होगा ही नहीं होगा। तो ये डीसी शंट मोटर के अंदर किसका फॉर्मूला है, गति का। अब देखिए डीसी शंट मोटर के अंदर अपन गति को किस किस प्रकार से, किन किन विधियों से चेंज कर सकते हैं। पहला तो अगर मैं डीसी मोटर के अंदर इस चुंबकीय फ्लक्स को चेंज कर दूं, अगर इस डीसी मोटर के चुंबकीय फ्लक्स के मान में यदि मैं परिवर्तन कर दूं तो इस मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि घूर्णन गति n समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है 1/φ के। अगर इस φ का मान मैं चेंज करूंगा तो डीसी मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो डीसी मोटर के अंदर एक तो अपन घूर्णन गति को किसके अनुसार चेंज कर सकते हैं, φ के मान में परिवर्तन करके इस डीसी शंट मोटर की गति को हम क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा, इस डीसी मोटर के अंदर यदि मैं आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है RA, इस आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध में यदि परिवर्तन कर दूं तो प्रतिरोध में यदि परिवर्तन करूंगा तो EB के मान में परिवर्तन होगा, और जब EB के मान में परिवर्तन होगा तो डीसी मोटर की स्पीड में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि डीसी मोटर की जो घूर्णन गति N है वो इस बैक EMF के क्या होती है, समानुपाती होती है। अगर इस आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध को मैं चेंज करूंगा तो इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले बैक EMF का मान चेंज होगा, और जैसे ही बैक EMF का मान चेंज होगा तो मोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो डीसी शंट मोटर के अंदर अपन दो प्रकार से इस मोटर की गति को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं या फिर नियंत्रित कर सकते हैं। एक विधि तो क्या है, इस शंट वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में यदि मैं परिवर्तन कर दूं तो इस डीसी मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी।
दूसरा कौन सी, अगर इस आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध में मैं यदि परिवर्तन कर दूं, आर्मेचर वाइंडिंग का यदि प्रतिरोध में परिवर्तन करेंगे तो इससे क्या होगा, इसके अंदर पैदा होने वाले बैक ईएमएफ का मान परिवर्तित होगा, और जब बैक ईएमएफ का मान परिवर्तित होगा तो डीसी शंट मोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात इससे हमको क्या पता चला कि डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है उसको अपन दो विधियों की सहायता से चेंज कर सकते हैं, दो विधियों की सहायता से डीसी मोटर की स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं। अब वो दो विधियां कौन कौन सी है, एक तो है आपकी फील्ड नियंत्रण विधि। फील्ड नियंत्रण विधि क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स को नियंत्रित कर रहे हैं अपन, और चुंबकीय फ्लक्स कौन सी वाइंडिंग में पैदा होता है, फील्ड वाइंडिंग में पैदा होता है। इस कारण ये जो नियंत्रण वाली विधि है वो कौन सी नियंत्रण विधि कहलाती है, आपकी फील्ड नियंत्रण विधि कहलाती है। तो आर्मेचर डीसी शंट मोटर के अंदर जो अपन घूर्णन गति है, उस घूर्णन गति को नियंत्रित करने की जो पहली विधि है वो कौन सी है, आपकी फील्ड नियंत्रण विधि। अब डीसी शंट मोटर के अंदर जो दूसरी गति नियंत्रण की जो दूसरी विधि है वो कौन सी है, आपकी आर्मेचर नियंत्रण विधि है, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को नियंत्रित करके हम डीसी मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो दूसरी विधि कौन सी हो जाएगी, आपकी आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो डीसी शंट मोटर के अंदर गति नियंत्रण की कितनी विधियों का उपयोग किया जाता है, तो डीसी शंट मोटर के अंदर गति नियंत्रण की दो विधियां उपयोग में ली जाती है, एक तो है फील्ड नियंत्रण विधि और दूसरी है आर्मेचर नियंत्रण विधि। फील्ड नियंत्रण विधि के अंदर क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान को क्या करेंगे, अपन परिवर्तित करेंगे, और जैसे चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा तो डीसी मोटर की स्पीड भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। आर्मेचर नियंत्रण विधि के अंदर क्या करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को परिवर्तित करेंगे, और जैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध परिवर्तित होगा तो उससे आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले बैक ईएमएफ का मान परिवर्तित होगा, और जैसे ही बैक ईएमएफ का मान परिवर्तित होगा तो डीसी मोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं डीसी शंट मोटर के अंदर गति नियंत्रण। तो डीसी शंट मोटर के अंदर गति नियंत्रण की दो विधियां उपयोग में ली जाती हैं। क्या, डीसी शंट मोटर में, डीसी शंट मोटर में, डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की दो विधि उपयोग की जाती है। डीसी शंट मोटर के अंदर गति नियंत्रण की कितनी विधि उपयोग की जाती है, तो डीसी शंट मोटर के अंदर गति नियंत्रण की दो विधियां उपयोग की जाती है। इसमें जो पहली विधि है वो है आपकी आर्मेचर नियंत्रण विधि। कौन सी है, आर्मेचर नियंत्रण विधि। पहली विधि तो कौन सी है, आर्मेचर नियंत्रण विधि, यानी कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो पहली जो विधि पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आर्मेचर नियंत्रण विधि, और इसकी जो सेकंड वाली विधि होती है वो है आपकी कौन सी, फील्ड नियंत्रण विधि। कौन सी विधि है, फील्ड नियंत्रण विधि, यानी कि फील्ड कंट्रोल मेथड। तो डीसी मोटर के अंदर गति नियंत्रण की हम दो विधियां काम में लेंगे, एक तो लेंगे आर्मेचर नियंत्रण विधि और दूसरी देखेंगे अपन फील्ड नियंत्रण विधि। अब एक एक विधि के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो आर्मेचर नियंत्रण विधि है इसकी सहायता से डीसी मोटर की स्पीड को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कौन सी विधि के अंदर, आर्मेचर नियंत्रण विधि के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, आर्मेचर नियंत्रण विधि के बारे में। देखिए आर्मेचर नियंत्रण विधि के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, इस आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को परिवर्तित करेंगे। तो आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक परिवर्तित प्रतिरोध यहां पर क्या कर देंगे अपन, संयोजित कर देंगे। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, एक परिवर्तित प्रतिरोध को इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तो सबसे पहली चीज आपको यही याद रखनी है कि आर्मेचर नियंत्रण विधि के अंदर जो डीसी शंट मोटर है उसके अंदर जो आर्मेचर नियंत्रण विधि है
उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक परिवर्तित प्रतिरोध लेते हैं और उस परिवर्तित प्रतिरोध को इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध को मैंने क्या किया, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो ये जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ये है परिवर्तित प्रतिरोध। क्या है ये? परिवर्ती प्रतिरोध। इस परिवर्ती प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। अब इस परिवर्ती प्रतिरोध को मैंने लिख दिया यहां पर REX, ठीक से नाम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये है आपका RA। इतना समझ में आ गया? अब देखिए गति नियंत्रण का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, N बराबर होता है V माइनस IA इंटू RA बटे K इंटू क्या होता है, फाई होता है। अगर ये परिवर्तित प्रतिरोध जब तक हमने आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा था तब तक तो इस पूरी ब्रांच का प्रतिरोध केवल कितना था, RA था। कितना था, RA। तब तो अपना फॉर्मूला ये था N बराबर V माइनस IA इंटू RA बटे K इंटू फाई। अब हमने क्या किया, इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध और जोड़ दिया। तो ये जो पूरी ब्रांच है, इस पूरी ब्रांच का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, RA प्लस हो जाएगा EXT, क्योंकि श्रेणी क्रम के अंदर जब हम कुल प्रतिरोध निकालते हैं तो दोनों प्रतिरोधों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब इस पूरी ब्रांच का प्रतिरोध कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, RA प्लस REXT हो गया। यानी कि पहले तो केवल RA ही था, लेकिन अब इसके श्रेणी क्रम में ये प्रतिरोध और जोड़ दिया। तो ये जो फॉर्मूला था, अब ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला हो जाएगा V माइनस IA। अब RA की जगह क्या आ जाएगा, RA प्लस EXT आ जाएगा। क्या आ जाएगा, RA प्लस REXT एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बटे आ जाएगा K इंटू फाई। ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने भाई। जो पहले जब हमने ये प्रतिरोध यहां पर संयोजित नहीं किया था, जब मोटर आपकी नॉर्मल स्पीड पर काम कर रही थी, देखिए एक तो होती है मोटर की सामान्य गति, नॉर्मल स्पीड। सामान्य गति तो क्या होती है, जब इस मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग और इस फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में अपन कोई भी प्रतिरोध संयोजित न करें। इस आर्मेचर वाइंडिंग और इस फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में यदि कोई भी प्रतिरोध संयोजित ना करे, उस कंडीशन में इस मोटर की जो घूर्णन गति होगी वो कहलाएगी इसकी सामान्य गति। कौन सी गति कहलाएगी, सामान्य। जो इसकी आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध है और जो इसकी फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध है, ओरिजिनल प्रतिरोध जो है, जो भी है, उसके अनुसार जो मोटर जिस स्पीड पर काम करेगी वो कहलाएगी उसकी नॉर्मल स्पीड। अब यदि इस आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध को कम ज्यादा करके उसकी स्पीड को कम ज्यादा करेंगे तो वो कहलाएगा गति नियंत्रण। तो हमने क्या किया, इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया। अब देखिए स्टार्टिंग समय में इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के मान को हम कितना रखते हैं, 0 रखते हैं। कितना रखते हैं, 0। स्टार्टिंग में, प्रारंभ में क्या करेंगे अपन, जो बाह्य प्रतिरोध REXT है उसको मान को कितना रखेंगे, 0। जब REXT 0 होगा तब आपकी डीसी शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर क्या होगी आपकी नॉर्मल स्पीड पर, क्या नॉर्मल स्पीड यानी कि सामान्य गति पर, सामान्य गति पर क्या करेगी, आपकी घूर्णन करेगी, रोटेट करेगी। सामान्य गति पर क्या करेगी, घूर्णन करेगी। जब इस बाह्य प्रतिरोध या परिवर्तित प्रतिरोध के मान को हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो आपकी जो शंट मोटर है वो नॉर्मल स्पीड यानी कि सामान्य गति पर क्या करेगी, घूर्णन करेगी। इस फॉर्मूले के अंदर देखिए आप, इस फॉर्मूले के अंदर जैसे ही REXT का मान मैं क्या रखूंगा, 0 रखूंगा, तो REXT की जगह मैंने 0 रखा तो RA के अंदर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, RA। तो आपका जो डीसी शंट मोटर का अंदर जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है गति का, वो फॉर्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहां पर देखेंगे गति और आर्मेचर करंट के अंदर ग्राफ के बारे में। एक ग्राफ बनाते हैं हम, यहां पर तो लेते हैं आर्मेचर करंट IA और यहां पर लेते हैं हम इसकी क्या, स्पीड। इधर तो ले रहे हैं हम गति और इधर ले रहे हैं आर्मेचर करंट। स्टार्टिंग में जब आर्मेचर करंट IA का मान कितना रखते हैं अपन, 0। देखिए इस पॉइंट पर, यहां पर देखिए इस पॉइंट पर इस आर्मेचर करंट IA का मान कितना होगा, 0। जब आर्मेचर करंट IA का मान 0 होगा तो इस मोटर की जो स्पीड है वो कितनी होगी, उसका मान हम निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर
IA की जगह हम क्या रख देंगे 0। स्टार्टिंग समय में यहां पर IA का मान कितना होगा 0 होगा। तो इस फॉर्मूले में जब मैं ये I है इस IA के स्थान पर यदि 0 रख दूंगा तो IA का मान मैंने कितना रख दिया 0। अब 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0। और किसी संख्या में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगी वही संख्या आएगी। तो अब जो डीसी मोटर की स्पीड हो जाएगी उस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n बराबर होगा V/K/5। यानी कि डीसी मोटर अब वोल्टेज और जो आपकी फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है उसके अनुसार क्या करेगी आपकी घूर्णन गति करेगी। मैं मान लेता हूं ये जो IA आर्मेचर करंट IA का मान जब 0 है तो डीसी मोटर की स्पीड n बराबर क्या है V/K/5। ये V/K/5 का मान लेते हैं ये यहां पर ये क्या है आपका यहां पर ये है n बराबर ये है n बराबर V/K/5। कब है ये स्पीड जब है जब आर्मेचर करंट का मान कितना है 0 है। कितना है 0। अभी R एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस था उसको हमने 0 कर रखा है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया। बाह्य प्रतिरोध को 0 कर दिया और बाह्य प्रतिरोध को 0 करने के पश्चात आर्मेचर करंट का यहां पर 0 पे हमने मान निकाला तो हमको मोटर की स्पीड कितनी प्राप्त हुई इतनी प्राप्त हुई। ठीक है। अब मैं जैसे ही आर्मेचर करंट बढ़ाऊंगा इधर चलेंगे अपन इधर जैसे ही जाएंगे तो आर्मेचर करंट IA का मान क्या होगा बढ़ेगा। अब 0 से जैसे ही आर्मेचर करंट IA का मान बढ़ेगा तो IA का मान बढ़ेगा तो फॉर्मूला हमको पता है n बराबर V-IA इंटू क्या होता है RA। पहले तो IA का मान 0 था इस कारण तो फॉर्मूला ये हो गया, लेकिन अब IA का मान क्या हो गया 0 नहीं है 0 से ज्यादा है। जैसे ही IA का मान 0 से ज्यादा होगा तो जो IA इंटू RA के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका मान क्या होगा बढ़ेगा। और जब IA इंटू RA के कारण वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा तो हम जानते हैं EB बराबर होता है V माइनस होता है IA इंटू RA। IA का मान जैसे मैंने बढ़ाया IA का मान बढ़ाने से IA इंटू RA का मान बढ़ा, यानी कि इस IA इंटू RA का मान क्या हो गया आपका बढ़ेगा। इस IA इंटू RA का मान बढ़ने से इस डीसी मोटर के अंदर जो बैक EMF EB है उस EB का मान क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या है। अब माइनस वाली संख्या जब आपकी यहां पर बढ़ेगी, जब ये संख्या बढ़ेगी तो EB का मान क्या होगा आपका घटेगा। अब EB का मान जैसे ही घटेगा तो मोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी आपकी घट जाएगी। अब मोटर की स्पीड हमने देखा था डीसी शंट मोटर क्या होती है एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है, एक नियत घूर्णन गति वाली मोटर मानते हैं उसको, क्योंकि डीसी शंट मोटर पर हम जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं तो उसकी स्पीड में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, 1 से 2% ही उसकी स्पीड में परिवर्तन होता है। इस कारण डीसी शंट मोटर को हम एक नियत घूर्णन गति वाली मोटर भी कहा जाता है। अब वो 1 से 5% जो परिवर्तन हो रहा है वो आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण हो रहा है। आर्मेचर वाइंडिंग के किसके कारण हो रहा है प्रतिरोध के कारण। लेकिन हमको पता है कि आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है बहुत ही कम होता है। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस कारण IA इंटू RA के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप के अंदर जो हानि होती है उस हानि का मान कम होता है, और हानि का मान कम होने के कारण जो EB के मान में जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही क्या होता है कम। और जब EB के मान में बहुत कम परिवर्तन होगा तो इस डीसी मोटर की स्पीड भी क्या होगी बहुत ही कम परिवर्तित होगी। मान लेता हूं मैं यहां पर ये है आपकी फुल लोड करंट, क्या है IAF, ये यहां पर मान लो मोटर की फुल लोड करंट है। तो जैसे जैसे मैं आर्मेचर के मान को बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे आर्मेचर करंट के मान को बढ़ा रहा हूं तो IA इंटू RA का मान बढ़ रहा है। IA इंटू RA का मान बढ़ने से EB का मान कम हो रहा है, और जब EB का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी। तो डीसी शंट मोटर के अंदर हमने स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में जब हमने ग्राफ देखा था तो ये जो ग्राफ देखा था वो ये तो था आपका नो लोड की अवस्था में करंट जब IA बराबर 0 थी। लेकिन जैसे ही मैंने IA का मान बढ़ाया तो डीसी मोटर का जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा इस प्रकार से क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। डीसी मोटर का जो ग्राफ होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है आपका ड्रूपिंग प्रकृति का होता है। डीसी शंट मोटर के अंदर ग्राफ कौन सी प्रकृति का होता है ड्रूपिंग, यानी कि इसकी घूर्णन गति में इतना सा परिवर्तन हो गया,
कितना होता है 1 से 5% परिवर्तन होता है। और ये 1 से 5% परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, इस आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण हो रहा है। अब आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध तो बहुत कम होता है, इस कारण जो स्पीड में जो परिवर्तन होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही कम। ये मान लेते हैं यहाँ पर फुल लोड करंट है, तो फुल लोड करंट पर जो स्पीड हमको प्राप्त होगी वो स्पीड कितनी होगी आपकी, ये वाली। जब आर्मेचर करंट IA का मान 0 था तब तो स्पीड हमको इतनी प्राप्त हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इस पे लोड का मान बढ़ाया, आर्मेचर करंट का मान बढ़ाया, आर्मेचर करंट का मान बढ़ाने से इसकी स्पीड में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। और जब फुल लोड इसके अंदर करंट प्राप्त, जब इस पर फुल लोड लगाया तो इसकी स्पीड यहाँ से घटकर यहाँ पर आ गई, यानी कि इसकी स्पीड में इतना हमको क्या मिल गया, परिवर्तन हो गया। ये चीज समझ में आ गई। ये ग्राफ हमने देखा था डीसी शंट मोटर के अंदर स्पीड और किसका, आर्मेचर करंट का। अभी तक हमने ये जो बाह्य प्रतिरोध है इसको कितना रख रखा है, 0 रख रखा है। जब बाह्य प्रतिरोध 0 है तब डीसी शंट मोटर के अंदर जो घूर्णन गति है उसमें 1 से 5% की क्या होती है, आपकी कमी होती है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं अपन, इस बाह्य प्रतिरोध के मान को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। देखिए थोड़ा वीडियो बंद हो गया था, इस वजह से इसको दोबारा स्टार्ट किया। तो क्या हो रहा था, जब आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध था, इस आर्मेचर वाइंडिंग के ओरिजिनल प्रतिरोध के कारण हमको जो ग्राफ मिला था वो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हुआ था। जब हमने इस बाह्य प्रतिरोध का मान कितना रखा था, 0 रखा था। जब इस बाह्य प्रतिरोध का मान 0 था तो अपन को डीसी मोटर के अंदर जो ग्राफ है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये ग्राफ हमने डीसी शंट मोटर के अंदर जब ग्राफ पढ़ाए थे तब हमने ये देखा था। अब क्या करेंगे, इस बाह्य प्रतिरोध के मान को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे ही बाह्य प्रतिरोध के मान को बढ़ाएंगे, REXT, इस बाह्य प्रतिरोध के मान को बढ़ाएंगे तो इस टोटल प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इस टोटल प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो हमको जो फॉर्मूला जो प्राप्त होगा, तो जो इस मोटर की स्पीड है वो स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ने से IA इंटू जो RA है, आर्मेचर के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ेगा। और जब आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला जो बैक EMF है उसका मान क्या होगा, घटेगा। और जब बैक EMF का मान घटेगा तो डीसी मोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। तो आर्मेचर नियंत्रण विधि के अंदर क्या करते हैं, इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में हमने जो बाह्य प्रतिरोध जोड़ा था, उस बाह्य प्रतिरोध का मान जैसे ही हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो बाह्य प्रतिरोध का मान बढ़ाने से इस मोटर की स्पीड क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। अब क्यों हो रही है, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध का मान बढ़ाने से आर्मेचर के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, IA इंटू RA बढ़ता है। भाई R का मान बढ़ रहा है, अगर प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है, दोनों संख्या गुणा में, अगर इसमें से एक संख्या बढ़ रही है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो परिणाम आएगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रतिरोध का मान बढ़ने से आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। और जब आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है तो इसके अंदर पैदा होने वाला जो बैक EMF है उसका मान घटता है। और जैसे बैक EMF का मान घटेगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो पश्च विद्युत वाहक बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब ये स्टार्टिंग समय में, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग समय में इस आर्मेचर करंट IA का मान कितना रख दूं, यदि मैं 0 रख दूं, कितना रख दूं, 0, तो 0 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। REXT का मान हमने बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद की बात कर रहा हूं मैंने। REXT का मान पहले 0 था, अब मान लो कितना है, यहाँ पर 10 ओम है। REXT के मान को बढ़ाने के बाद की बात कर रहे हैं, जब आर्मेचर करंट के मान को यदि मैं कितना कर दूं, 0 कर दूं। यहां पर देखिए ग्राफ IA बराबर यहाँ पर कितना है, 0, तो IA का मान 0 होगा तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। और ये सारी टर्म्स 0 हो जाएगी तो मोटर की जो स्पीड है N बराबर हो जाएगी V इंटू K इंटू 5। और यही की यही स्पीड हमको कब प्राप्त हुई थी, जब इस RE एक्सटर्नल का मान कितना था, 0। यानी कि जो सेकेंड वाला हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा वो भी कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका 0 से। अब जैसे ही मैं इस आर्मेचर करंट IA का मान क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, यानी कि इस डीसी मोटर पर लोड का मान बढ़ाऊंगा। जैसे जैसे इस आर्मेचर करंट का मान इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो जैसे ये आर्मेचर करंट का मान बढ़ाऊंगा, पहले 0 था,
जीरो था तब तो स्पीड कितनी थी, यहाँ पर थी। अब मैंने आर्मेचर करंट के मान को बढ़ा दिया। आर्मेचर करंट का मान बढ़ाते ही आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा। आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा तो ईबी का मान कम होगा, और ईबी का मान कम होगा तो डीसी मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो अब जो हमको ग्राफ प्राप्त होगा वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। ये ग्राफ था RA0 का, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग का कौन सा रेजिस्टेंस था, ये तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था। ओरिजिनल रेजिस्टेंस था कौन सी वाइंडिंग का, आर्मेचर वाइंडिंग का। और अब इसको मैंने क्या मान लिया, RA1 मान लिया। इस बाह्य प्रतिरोध को मैंने 0 से कितना कर दिया, 10 ओम कर दिया। तो जो ग्राफ प्राप्त हुआ है हमको ये प्राप्त हुआ। अब फुल लोड पर जो हमको स्पीड प्राप्त होगी, फुल लोड पर जो स्पीड प्राप्त होगी वो हमको यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त होगी। देखिए नो लोड पर स्पीड इतनी थी, नो लोड पर स्पीड इतनी थी, जैसे ही मैंने बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा तो स्पीड यहां से घटकर कहां पर आ गई, आपकी नीचे आ गई ना। सामान्य स्पीड दी, ये तो क्या है, इस मोटर की सामान्य गति है। कौन सी गति है, ये तो सामान्य गति है। अब सामान्य गति से क्या हुआ, हमने जैसे ही इसके बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा तो मोटर की जो गति है वो सामान्य गति से क्या हो गई, आपकी कम हो गई। अब इसके प्रतिरोध को और ज्यादा बढ़ाएंगे। जैसे मैंने इसके प्रतिरोध को मान लो 20 ओम किया, तो 20 ओम करने के पश्चात इसके अंदर होने वाला क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। भाई आर का मान बढ़ेगा तो IA इंटू आर का मान बढ़ेगा, IA इंटू आर का मान बढ़ेगा तो ईबी का मान कम होगा, ईबी का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। अगर मैंने इसके प्रतिरोध को और बढ़ा दिया तो एक ग्राफ हमको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो जो मोटर की स्पीड है अब कितनी हो जाएगी, आपकी इतनी हो जाएगी। अब स्पीड में कितना परिवर्तन हो गया, ये सामान्य स्पीड थी, सामान्य स्पीड से घटकर कहां पर आ गई, आपकी स्पीड इतनी आ गई। तो आर्मेचर नियंत्रण विधि है, शंट मोटर के अंदर जो आर्मेचर नियंत्रण विधि है उसके अंदर जैसे ही हम बाह्य प्रतिरोध के मान को बढ़ाते हैं तो मोटर की जो घूर्णन गति है वो सामान्य गति की अपेक्षा क्या होती है, आपकी कम होती है। सामान्य गति की तुलना में उसकी स्पीड क्या हो जाती है, आपकी घट जाती है। तो सामान्य मोटर को सामान्य गति से कम गति पर चलाने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, आर्मेचर नियंत्रण विधि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये विधि कौन सी होगी, आपकी आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो आपको याद रखना है आर्मेचर नियंत्रण विधि के अंदर हम क्या करते हैं, जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके श्रेणी क्रम में एक परिवर्ती प्रतिरोध संयोजित कर देते हैं। फिर इस परिवर्ती प्रतिरोध को हमने आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया। अब जैसे ही इस परिवर्ती प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा, और जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा तो ईबी का मान कम होगा, और ईबी का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। अब जैसे जैसे इस परिवर्तित प्रतिरोध का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मोटर की स्पीड क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। अर्थात मोटर को सामान्य गति से कम गति प्राप्त करने के लिए हम इस आर्मेचर नियंत्रण विधि का उपयोग करेंगे। या फिर बोल सकते हैं आर्मेचर नियंत्रण विधि के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मोटर को सामान्य गति की तुलना में कम गति से क्या कर सकते हैं, अपन चला सकते हैं, मोटर की गति को घटा सकते हैं। इस नियंत्रण विधि से हम अब क्या कर सकते हैं, मोटर की गति को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये होगी आपकी आर्मेचर नियंत्रण विधि। अब जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। पहली विधि कौन सी है, आर्मेचर नियंत्रण विधि है। तो इसके अंदर लिखना है आपको, इस विधि में आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक परिवर्ती प्रतिरोध यानी कि वेरिएबल रेसिस्टेंस संयोजित करते हैं। फिर परिवर्ती प्रतिरोध का मान बढ़ाकर डीसी मोटर को
डीसी मोटर को सामान्य गति से कम गति पर चलाया जा सकता है। तो सामान्य से कम गति प्राप्त करने के लिए हम आर्मेचर नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, ये आर्मेचर नियंत्रण विधि का उपयोग, आर्मेचर नियंत्रण विधि का उपयोग मोटर को सामान्य गति से कम गति पर चलाने हेतु किया जाता है। आपको सिर्फ ये 3 लाइनें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है, जो आर्मेचर नियंत्रण विधि है उसके अंदर जो परिवर्तित प्रतिरोध होता है उसको कहां पर संयोजित किया जाता है। तो आर्मेचर नियंत्रण विधि में परिवर्तित प्रतिरोध को आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। क्या? आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या करते हैं हम? परिवर्तित प्रतिरोध को संयोजित करते हैं। फिर दूसरा क्या याद रखना है, ये जो आर्मेचर नियंत्रण विधि है इसके अंदर डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है उसको सामान्य गति से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो आर्मेचर नियंत्रण विधि के अंदर डीसी मोटर को सामान्य गति की तुलना में कम गति पर अपन चला सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इस बाह्य प्रतिरोध के मान को बढ़ाएंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा, जिससे ईबी का मान घटेगा, और ईबी का मान घटने से मोटर की स्पीड क्या हो जाती है? आपकी घट जाती है। तो मोटर को सामान्य गति की तुलना में कम गति पर चलाने के लिए आर्मेचर नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। ये विधि आपकी कंप्लीट। सेकंड जो विधि है आपकी, वो है आपकी फील्ड नियंत्रण विधि। कौन सी विधि है? फील्ड नियंत्रण विधि। देखिए, सेकंड विधि है आपकी फील्ड कंट्रोल मेथड। यानी कि फील्ड नियंत्रण विधि। तो फील्ड नियंत्रण विधि में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इस विधि के अंदर क्या करेंगे, जो फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान को क्या करेंगे? हम परिवर्तित करेंगे। तो यहां से तो अब ये इस बाह्य प्रतिरोध को हम हटा देंगे। तो जो फील्ड नियंत्रण विधि है उस फील्ड नियंत्रण विधि के अंदर क्या करेंगे, जो बाह्य प्रतिरोध है उसको इस फील्ड वाइंडिंग या शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। बाह्य प्रतिरोध को क्या करेंगे, ये जो आपकी शंट वाली वाइंडिंग है इस शंट वाली वाइंडिंग के कौन से क्रम में जोड़ेंगे? अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इसके अंदर लिखना है, इस विधि में बाह्य प्रतिरोध को फील्ड वाइंडिंग या फिर कोष्टक में आप लिख सकते हो यहां पर शंट वाइंडिंग, फील्ड या शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फील्ड कंट्रोल मेथड के अंदर क्या करेंगे, जो भी बाह्य प्रतिरोध हम लगाएंगे, जो भी परिवर्तित प्रतिरोध लगाएंगे उसको इस शंट वाली वाइंडिंग के क्या लगाएंगे अपन? श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अब देखिए क्या होगा, इस शंट वाइंडिंग के अंदर ये जो प्रवाहित होने वाली धारा ISH, इस ISH का मान देखिए ISH
बराबर है, देखो शंट वाइंडिंग ये भी समांतर में है, ये भी समांतर है, तो समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या रहता है, समान। जितना वोल्टेज इस आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों पर होगा उतना का उतना ही वोल्टेज इस शंट वाइंडिंग के सिरों पर होगा। आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों पर वोल्टेज कितना है, V वोल्टेज है, तो इस शंट वाइंडिंग के सिरों पर भी वोल्टेज कितना होगा, V। और हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, V बटे क्या होता है, R होता है। अगर मेरे को इस शंट वाली वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा ISH का मान निकालना है, तो इस शंट वाइंडिंग के सिरों पर जो भी वोल्टेज है उसमें इस शंट वाइंडिंग के प्रतिरोध का क्या लगा दूंगा, भाग लगा दूंगा। तो देखिए ISH बराबर होगा क्या, V बटे होगा RSH। अभी हमने इस बाह्य प्रतिरोध के मान को कितना कर रखा है, 0 कर रखा है। तो बाह्य प्रतिरोध के मान को 0 कर रखा है, तो इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो होगा ISH बराबर होगा V अपॉन RSH। अगर यहाँ पर लिखना चाहो तो REXT भी लिख सकते हो। ISH बराबर हो जाएगा V बटे RSH प्लस हो जाएगा REXT। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम के अंदर जो कुल प्रतिरोध निकालते हैं तो दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो ISH बराबर हो जाएगा क्या, V बटे RSH प्लस हो जाएगा REXT। अर्जेंट टाइम में हमने इस REXT का मान कितना रख रखा है, 0 माना है। अभी हमने बाह्य प्रतिरोध के मान को कुछ नहीं कर रखा, कितना रख रखा है, 0। तो इसको यहां से हम अभी हटा देते हैं, तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा ISH बराबर होगा V अपॉन RSH। और शंट वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा phi-SH, वो phi-SH किसके समानुपाती होगा, ISH के अंदर समानुपाती होगा। क्योंकि किसी भी वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड करता है, फाई डिपेंड करता है N इंटू किसके ऊपर, I के ऊपर। N बराबर तो क्या है, कुंडली के अंदर फेरों की संख्या, और I बराबर क्या है, इस कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा। तो जो चुंबकीय फ्लक्स phi-SH होगा वो इस ISH के क्या होगा, समानुपाती। अगर इस वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान मैं बढ़ाऊंगा तो इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इस वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के मान को मैं यदि घटाता हूं तो इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा, घटेगा। ये क्लियर है। अब देखिए स्टार्टिंग में जब REXT का मान 0 था तो इस RSH जो भी शंट वाइंडिंग है उसका कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, और उस शंट वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण हमको कुछ न कुछ धारा प्राप्त होगी। और हम जानते हैं कि शंट मोटर के अंदर स्पीड N समानुपाती क्या होता है, V माइनस IA इंटू RA बटे होता है क्या, K इंटू क्या होता है, फाई। अब इस ये जो विधि थी ये तो हमने पढ़ी आर्मेचर नियंत्रण विधि के अंदर सॉरी। अब ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे कौन सी, इस के बारे में। इस फाई के मान को परिवर्तित करना है हमको, इस फाई के मान को परिवर्तित करके इस मोटर की स्पीड को क्या करना है, हमको कम या ज्यादा करना है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमको RSH के कारण जो भी करंट प्राप्त होगी उसके कारण कुछ न कुछ फ्लक्स प्राप्त होगा, और उस फ्लक्स के कारण डीसी मोटर के अंदर कुछ न कुछ अपन को स्पीड प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पर वही स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ से थोड़ा ये जो है ना कंसेप्ट अच्छा क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। नहीं तो मेरे को सिर्फ आपको 3 लाइनें बतानी है, इसके अंदर कुछ नहीं करना। पहले तो क्या बताना है कि जो बाह्य प्रतिरोध है उसको इस शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ दे। दूसरा मेरे को यह बताना है जैसे ही मैं इस बाह्य प्रतिरोध का मान बढ़ाऊंगा तो इस वाइंडिंग के अंदर, इस ब्रांच के अंदर बहने वाली धारा का मान कम होगा। जब धारा का मान कम होगा तो इस फाई का मान कम होगा, और जैसे ही फाई का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि मोटर को सामान्य गति की अपेक्षा ज्यादा गति पर चलाने के लिए हम इस फील्ड नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं। केवल 3 लाइनें पढ़ानी है इसके अंदर। क्वेश्चन जो पूछेगा वो सिर्फ 3 लाइनों से पूछेगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सामान्य से ज्यादा गति हमको कैसे प्राप्त हो रही है, उसको देखिए आप। तो देखिए जब इस REXT का मान 0 था तो इस ISH के कारण जो भी करंट प्राप्त हो रही थी उसको मैं मान लेता हूं यहां पर, ये है आपकी नो लोड करंट है कितनी, I। और इस नो लोड करंट का हमको जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। भाई शंट मोटर का ग्राफ तो हमको इसी प्रकार से प्राप्त होता है, जो भी इसकी नो लोड करंट है उससे थोड़ा क्या होगा, ड्रॉपिंग। किसके कारण हो जाता है, ये आर्मेचर के कारण हो जाता है। अब क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, इस RSH के साथ क्या लगा दिया, REXT लगा दिया, बाह्य प्रतिरोध लगा दिया। अब जैसे ही मैं बाह्य प्रतिरोध लगाऊंगा तो प्रतिरोध क्या करेगा, इस धारा को बहने से क्या करेगा, रोकेगा। मान लो मैंने इस बाह्य प्रतिरोध का मान कितना कर दिया, 10 ओम।
पहले मान लेते हैं इस शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध भी कितना था, 10 ओम था। तो पहले तो 10 ओम के कारण कुछ न कुछ धारा बह रही थी। अब मैंने इस वाइंडिंग का प्रतिरोध 10 ओम और कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इस वाइंडिंग का, इस परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 20 ओम। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो इस वाली जो ब्रांच है, इस वाली ब्रांच के अंदर या इस वाली कुंडली के अंदर जो बहने वाली धारा है उसका मान क्या होगा, घटेगा। और जब धारा का मान घटेगा, जब ISS का मान घटेगा तो बताओ phi SS का मान क्या होगा, घटेगा। और जैसे ही phi SS का मान घटेगा तो डीसी मोटर की जो स्पीड है वो हमको क्या प्राप्त होगी, ज्यादा। जब REXT का मान 0 था तब स्पीड इतनी थी, लेकिन अब REXT का मान मैंने 10 कर दिया तो अब जो स्पीड होगी वो हमको यहां से इससे ज्यादा प्राप्त होगी, इससे ज्यादा प्राप्त होगी। अब इसको मैंने स्टार्टिंग में IA बराबर 0 है तो स्पीड ये हुई। अब जैसे ही मैं इस पे लोड बढ़ाऊंगा तो इसकी करंट की मैं थोड़े से क्या हो जाएगी, ऐसे ड्रूपिंग प्रकृति का हो जाएगा। अब इस R एक्सटर्नल को मैं और ज्यादा बढ़ाऊंगा, 10 से मान लो मैं 20 ओम कर दिया तो इसकी स्पीड जो सामान्य स्पीड थी, ये क्या है, इसकी सामान्य गति है। क्या है ये, तो सामान्य गति है। अब मैंने इसको बढ़ाया REXT, मैंने यहां पर REXT को कितना रखा, मैंने 10 ओम रखा, तो स्पीड मेरे को यहां पर, तो पहले सामान्य ये थी, सामान्य से हमको क्या मिल रही है, ज्यादा प्राप्त हुई। अब मैंने REXT को 10 से कितना कर दिया, 20 कर दिया। REXT को 10 से कितना कर दिया मैंने, 20 ओम कर दिया, तो स्पीड यहां पर आ जाएगी। अब इस पर जैसे ही हम लोड का मान बढ़ाएंगे, यानी कि आर्मेचर करंट का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो इसके ग्राफ कुछ ऐसे ड्रूपिंग प्रकृति का हो जाएगा। फिर और बढ़ाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे प्राप्त होगा। तो इस मोटर के अंदर ये जो इस विधि है, जो फील्ड नियंत्रण विधि है, फील्ड नियंत्रण विधि के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम बाह्य प्रतिरोध के मान को बढ़ाते हैं तो मोटर की जो स्पीड है वो सामान्य गति की तुलना में हमको क्या मिलती है, ज्यादा। अगर प्रतिरोध कम है, बाह्य प्रतिरोध, तो जैसे जैसे बाह्य प्रतिरोध के मान को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे मोटर की स्पीड सामान्य गति की तुलना में क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये गति कौन सी है, आपकी सामान्य गति। बाह्य प्रतिरोध, ये तो कब गति है, जब मैंने बाह्य प्रतिरोध R बराबर कितना कर रखा है, REXT बराबर कितना कर रखा है, 0। जैसे ही मैंने REXT का मान बढ़ाया तो मोटर की स्पीड क्या हो गई, आपकी बढ़ गई। इतना बड़ी, 10 ओम किया तो इतना, 20 ओम किया तो इतनी बड़ी। अब इसको मैंने अगर दिया REXT बराबर कितना कर दिया, यदि 30 ओम कर दिया तो स्पीड इतनी। अब जैसे जैसे REXT का मान बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे स्पीड का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जो फील्ड नियंत्रण विधि है, उस फील्ड नियंत्रण विधि के अंदर क्या करते हैं, डीसी मोटर की जो गति है वो सामान्य गति से हम क्या करते हैं, ज्यादा गति प्राप्त करने के लिए इस विधि का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं आपको लिख देता हूं। तो वही 3 लाइनें याद रखनी है, इसके अंदर और कुछ याद नहीं रखना। पहली बात तो जो फील्ड नियंत्रण विधि है उसके अंदर जो परिवर्तित प्रतिरोध होता है उसको किस वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है और कौन से क्रम में जोड़ते हैं। तो इसके अंदर जो परिवर्तित प्रतिरोध है उसको फील्ड वाइंडिंग के साथ या शंट वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। कौन से क्रम में संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम। तो इस विधि में बाह्य प्रतिरोध को फील्ड वाइंडिंग के कौन से क्रम में स्थापित करते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। दूसरा क्या करेंगे, बाह्य प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर क्या, बाह्य प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर मोटर, डीसी मोटर की बात हो रही है, डीसी मोटर सामान्य गति से ज्यादा गति, सामान्य से ज्यादा गति, सामान्य गति से ज्यादा गति पर, सामान्य गति से ज्यादा गति पर क्या करती है, घूर्णन करती है। आगे याद रखना है, बाह्य प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर मोटर क्या होगी, सामान्य गति से ज्यादा गति पर क्या करेगी, आपकी घूर्णन करेगी। तो फील्ड नियंत्रण विधि, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि फील्ड नियंत्रण विधि के अंदर डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो सामान्य से कौन सी प्राप्त होती है। तो फील्ड नियंत्रण विधि में, फील्ड नियंत्रण विधि में डीसी शंट मोटर को, डीसी शंट मोटर को सामान्य गति से ज्यादा, सामान्य गति से ज्यादा गति पर घुमाया जाता है, या सामान्य गति से ज्यादा गति प्राप्त करने के लिए अपन फील्ड नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं। अब देखिए, ये जो फील्ड नियंत्रण विधि है
इस विधि के अंदर क्या होता है, आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाली शक्ति का मान क्या रहता है, निश्चित रहता है। फील्ड नियंत्रण विधि में आर्मेचर के अंदर पैदा होने वाली शक्ति का मान नियंत्रण रहता है। शक्ति का मान क्या रहता है आपका, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। इस कारण फील्ड नियंत्रण विधि को अपन नियत शक्ति ड्राइव के नाम से भी क्या की जाती है, जानी जाती है। इसको लिख लो। फील्ड नियंत्रण विधि में, फील्ड नियंत्रण विधि में आर्मेचर में पैदा होने वाली शक्ति, आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति का मान, शक्ति का मान नियत रहता है। इस कारण इसे नियत शक्ति ड्राइव, क्वेश्चंस पूछा हुआ है ये एग्जाम के अंदर। इस कारण इसे नियत शक्ति ड्राइव यानी कि कांस्टेंट पावर ड्राइव, कांस्टेंट पावर ड्राइव भी कहा जाता है। फील्ड नियंत्रण विधि के अंदर आर्मेचर के अंदर जो शक्ति पैदा हो रही है उसका मान क्या होता है, निश्चित रहता है। इस कारण इस विधि को हम नियत शक्ति ड्राइव विधि भी कहा जाता है। ऐसे जैसे जो हमने आर्मेचर नियंत्रण विधि पढ़ी थी उसके अंदर भी लिख लेना कि जो आर्मेचर नियंत्रण विधि है, आर्मेचर नियंत्रण विधि में, आर्मेचर नियंत्रण विधि में टॉर्क का मान नियत रहता है, टॉर्क का मान नियत रहता है। इस कारण इस विधि को नियत टॉर्क ड्राइव यानी कि कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, नियत टॉर्क ड्राइव यानी कि कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव भी कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो जो फील्ड नियंत्रण विधि है उसको तो हम नियत पावर ड्राइव के नाम से जानते हैं, और जो आपकी आर्मेचर नियंत्रण विधि है उसको हम नियत टॉर्क ड्राइव के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो डीसी शंट मोटर के अंदर गति नियंत्रण की हमने कितनी विधि पढ़ी, 2 विधि पढ़ी। एक तो हमने पढ़ी आर्मेचर नियंत्रण विधि और दूसरी पढ़ी हमने फील्ड नियंत्रण विधि। आर्मेचर नियंत्रण विधि के अंदर क्या किया, जो बाह्य प्रतिरोध है उसको आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या किया, संयोजित किया। फिर फील्ड नियंत्रण विधि के अंदर क्या किया, जो भी बाह्य प्रतिरोध होता है उसको फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। आर्मेचर नियंत्रण विधि के अंदर क्या करते हैं, मोटर को सामान्य गति से कम गति पर क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। या सामान्य से कम गति प्राप्त करने के लिए हम आर्मेचर नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं, और सामान्य से ज्यादा गति प्राप्त करने के लिए मोटर को जो नॉर्मल स्पीड है उससे ज्यादा गति पर रोटेट कराने के लिए हम फील्ड नियंत्रण विधि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। दूसरा फील्ड नियंत्रण विधि फील्ड जो नियंत्रण विधि है उसको नियत शक्ति ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, और जो आर्मेचर नियंत्रण विधि है उसको नियत टॉर्क ड्राइव के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये होगी डीसी मोटर के अंदर गति नियंत्रण की विधियां। अब डीसी शंट मोटर के अंदर गति नियंत्रण की हम 4-5 विधियां, देखिए डीसी शंट के अंदर तो केवल 2 ही है। डीसी सीरीज के अंदर गति नियंत्रण की जो बहुत सारी विधियां हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।